जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, है ना। आज हम पढ़ेंगे अरावली रेंज के बारे में। सामान्यतः आपको पता होगा, जब भी अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम आता है तो आपके दिमाग में राजस्थान का मैप आ जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, आप इतना जानते होंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि इसका विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कहाँ तक पाया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से कितनी नदियाँ निकलती हैं। और आप सबको पता है कि राजस्थान खनिज का भंडार है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। आज हम इन चीज़ों के बारे में मैप के माध्यम से भी जानेंगे। लास्ट में हम थ्योरी के बाद मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। ठीक है, तो सामान्य परिचय में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, जो कि शायद आपको पता हो। किंतु इसका जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण में या फिर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर, ठीक है, गुजरात में एक जगह है पालनपुर, वहाँ पर 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैली हुई है ना। एवरेज नहीं है, 800 किलोमीटर जो है लगभग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसके विस्तार के बारे में जाना। अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में कि इसकी उत्पत्ति होती कैसे है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो उत्पत्ति है, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति लगभग प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। आपने काल के बारे में सुना होगा, जब आप ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपने कालों के बारे में भी सुना होगा कि प्री कैम्ब्रियन हो गया, मीसोजोइक, सेनोजियोइक। तो ये पर्वतों की उत्पत्ति अलग अलग काल में यही मानी जाती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से एक काल में किसमें, प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था उसमें उत्पत्ति होती है किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की। ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन याद रखिएगा। आगे देखिए, अरावली प्राचीनतम मूर्धार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है, एक तो सबसे ज्यादा प्राचीन है। अब आपको पता होगा अरावली पर्वत श्रृंखला को मिलियन वर्ष हो चुके हैं, लाखों हजारों साल हो चुके हैं, मतलब कि कई मिलियन वर्ष हो चुके हैं इसके निर्माण को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा प्राचीन हो चुका है। फिर इसके बाद ये मूर्धार पर्वत था, मतलब क्या है, ये एक बलित पर्वत था वैसे। ठीक है, लेकिन और लास्ट टाइम आप देख रहे हैं कि अवशिष्ट मतलब इसका, क्योंकि अब इसको इतने हजारों साल हो गए हैं, मिलियन साल हो गए हैं, तो ये इसका अवशिष्ट बचा हुआ है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कट छट गया है। वर्तमान में आप हिमालय देख रहे हैं, हिमालय जैसे ही ऊंचा पर्वत था आपका अरावली पर्वत, लेकिन हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय के जो निर्माण काल को इतना समय नहीं हुआ है जितना कि अरावली पर्वत श्रृंखला को हुआ है। पूरे भारत में यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, चाहे आपका दक्षिण भारत की बात की जाए, चाहे हिमालय, पूर्वोत्तर, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। अवशिष्ट पर्वत मतलब कि मौसम में जो ताप, दाब, वर्षा है ना, इसके कारण क्या हुआ है, इसका अवशिष्ट ही बचा है, इसका अपरदन हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से, है ना, इसी वजह से इसका क्या बचा है, यही पार्ट बचा हुआ है। आगे देखिए, चलिए अब हम देखेंगे इसकी ऊंचाई के बारे में, है ना। तो इसकी ऊंचाई देखेंगे तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, है ना। क्या है, गुरु शिखर है, जो 1750 मीटर ऊंची है। किसी किसी बुक में 1720 मीटर, किसी किसी बुक में 1730 मीटर थी, लेकिन किसी में 1750 मीटर मैंने एक्यूरेट लिया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। तो ये कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये तो 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये एक छोटी सी टापू है, एक तरीके से माउंट टापू। ठीक है ना, माउंट आबू एक पहाड़ी है, उसी पर ये क्या है, स्थित है। कौन, आपकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, है ना। आगे देखिए, ठीक है, ये जो आपकी पहाड़ी है और इसी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आप कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा इसको, जो जैन धर्म का प्रमुख धर्म स्थल भी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो ये क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अरावली की पहाड़ियों में एक दर्रा भी स्थित है जिसका नाम गोरन घाट है। सामान्यतः कुछ लोग पूर्वोत्तर भारत के दर्रों के बारे में जानते होंगे। ठीक है,
लेकिन काराकोरम दर्रा हो गया, आपका चांगला दर्रा होगा। हम लोग पूर्वोत्तर भारत के दर्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं, सनकुट्टा दर्रा हो गया, थाल घाट, पाल घाट और बोर घाट, इस तरीके के जो दर्रे जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला में भी एक दर्रा पाया जाता है और जिसका नाम है गोरन घाट दर्रा। अब ये दर्रा कहाँ कैसे पाया जाता है, तो देखिए ये जो दर्रा है ये गुरु शिखर को आबू पर्वत से अलग करता है। ये जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये किस पर्वत पे स्थित है बेसिकली, तो ये आबू पर्वत पे है। तो ये इन दोनों को अलग कौन करता है, गोरन घाट दर्रा, है ना। तो जब भी आप कभी भी इस स्थान पे जाएंगे तो आप किस दर्रे से होते हुए जाएंगे, गोरन घाट दर्रे से होते हुए। आगे देखिएगा कि जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो अरावली पर्वत को विंध्य पर्वत से अलग करता है। अब विंध्य पर्वत के नाम के बारे में आपने पढ़ा होगा, विंध्य पढ़ा होगा, फिर सतपुड़ा के बारे में पढ़ा होगा, नर्मदा और ताप्ती नदी जिनके बीच में से बहती है, ठीक है। तो ये इसका जो विस्तार है बेसिकली अलग अलग, ये जो श्रेणियाँ हैं पूरे भारत में ये अलग अलग कैसे होती हैं। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ से, ये विंध्य पर्वत से किस कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी, तो वो है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसके माध्यम से अलग होती है। आगे देखिए अरावली श्रृंखला राजस्थान के मैदान एवं गंगा के मैदान के अवाह तंत्र के बीच में भी जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए सीधी सी बात है, पूरे भारत में यदि आप फिजिकली मैप देखेंगे पूरे भारत का, तो कोई ना, देखिए मैदान पहाड़ों से कहीं ना कहीं अलग होता होगा, प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदान से अलग होते हैं, तो एक जगह रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई ना कोई एक ऐसी सीमा रहती है। तो वही बता रहे हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि इसके आप पूरब में देखेंगे तो यमुना, गंगा यमुना का मैदान है, उत्तर प्रदेश आता है ठीक राजस्थान के आगे, ठीक है, पूरब की ओर। तो वही कह रहा है कि गंगा यमुना के मैदान के जो अवाह तंत्र से जो अरावली श्रृंखला है किसको अलग कर रही है, राजस्थान के मैदान को, ठीक है। ये बात अलग है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत सारी नदियां हैं जिनका मैदान पाया जाता है। तो उस मैदान को अरावली पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान से अलग करती है बेसिकली, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में। कौन कौन सी, आप बेसिकली आप इन नदियों के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ये नदियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, देखिए अरावली पर्वत के जो सबसे पहले पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है, ठीक है, माही नदी और लूनी नदी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतःस्थलीय, क्या है, जो अंतःस्थलीय अवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। किसका, अंतःस्थलीय अवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब ये जो लूनी नदी है ये किसी समुद्र में नहीं मिलती, किसी खाड़ी में नहीं मिलती है। ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान के बांगर क्षेत्र से होते हुए, ये राजस्थान के थार के मरुस्थल और बांगर क्षेत्र से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कहाँ पे विलीन हो जाती है, तो गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पे ये विलीन हो जाती है। हम मैप में जानेंगे कि कच्छ का रण कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो पूरे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कहीं पे नहीं, केवल गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है, लूनी नदी, याद रखिएगा। इसके बाद माही नदी भी याद रखिएगा, वो भी अरावली से ही निकलती है। इसके बाद देखिएगा अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। बनास का अर्थ होता है वन की आशा। बेसिकली जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इससे दो बनास नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी सीधी गुजरात की तरफ आ जाती है, लेकिन एक आपकी चंबल की सहायक नदी है जो आपके पश्चिम की तरफ से जो पश्चिम, क्योंकि दो नदी निकलती हैं, एक पश्चिम की तरफ से एक पूरब की तरफ से। तो ये जो नदी है आपकी बनास नदी जो आपकी मध्य आपके पश्चिम मध्य से निकलती है एक तरीके से, तो ये कहाँ पे, ये चंबल की सहायक नदी है। अब चंबल का नाम तो आपने सब लोगों ने सुना होगा कि चंबल नदी में बीहड़ पाए जाते हैं, है ना, उसमें डाकू वगैरह रहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जवाई और सूकरी नदी भी अरावली पर्वत श्रृंखला की ही नदियां हैं और ये कहाँ से निकल रही हैं, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकल रही हैं, ठीक है। जो लूनी की सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं लूनी की, कौन सी, जवाई और सूकरी। तो ये देखिए हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखेंगे। अब हम लोगों ने ये जाना है कि जवाई, सूकरी, इसके रेंज के बारे में। तो चलिए शुरुआत मैप की करते हैं। देखिए ये मैप दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
सबसे पहले हम इसमें देखेंगे किसको, राजस्थान को। ठीक है, तो देखिए ये आपके राजस्थान की, ये जो पाकिस्तान की इसकी जो सीमा मिलती है, ये देखिए यहाँ से होते हुए ये राजस्थान की सीमा है, जो किससे मिलती है, ये हरियाणा पंजाब से मिलने के बाद ये दिल्ली है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये सिंबल, ये दिल्ली है। इधर ये आपका मध्य प्रदेश का, यहाँ से ये गुजरात है। इसके बाद देखिए गुजरात की जो जलीय सीमा है, ये कच्छ की खाड़ी है गुजरात की, और ये खंबात की खाड़ी है। इसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये जो छोटे छोटे, ये है आपका कच्छ का रण। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, और ये क्या है, ये मध्य प्रदेश। इसके बाद ठीक इधर से ये आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। बेसिकली हमें फोकस किस पे करना है, अरावली पर्वत श्रृंखला पे करना है, जो राजस्थान में है। तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहीं पे, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो ये है आपका, ये राजस्थान, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये राजस्थान और गुजरात की सीमा है। और ये आपके गुजरात के कहाँ पर, पालनपुर तक ये इसकी सीमा बनती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। ये रही इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये जो दिख रहा है आपको ये सिंबल, ये सब इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना। 1 मिनट, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले इसकी जो चोटी है गुरु शिखर, ये रही। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, ये रही लूनी नदी। ये आपके पूरब की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ उत्तर की ओर से निकलती है, उत्तर पूरब की ओर से। तो ये यहाँ से निकल रही है, ये लूनी नदी यहाँ से होती हुई, ये रहा आपका कच्छ का रण, ये रण है कच्छ का, और इसमें आके गायब हो जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये इस ठीक ऊपर सूकरी है, ये जवई है ना, ये उसकी और सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके अलावा भी माही नदी इससे यहाँ से निकलती है। तो ये रही माही नदी, और ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है आपकी माही नदी। इसके बाद आपने साबरमती नदी का नाम सुना होगा। साबरमती नदी के किनारे ही महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था गुजरात में। ठीक है, तो ये वही साबरमती नदी है। इसके बाद ये भोगवा नदी है। भोगवा नदी आपको याद होगा, इतिहास में भोगवा नदी के किनारे पे एक हमारे उसका हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल मिला था। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आती है चंबल नदी। तो ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलेगी। तो ये यहाँ से मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहाँ पे आई, ये कोटा है, यहाँ पे कोटा बूंदी, ये मध्य प्रदेश के धार वगैरह, मंदसौर धार से होते हुए कोटा। फिर ये इधर से बनास नदी निकली आपकी, कहाँ से, बनास नदी निकल गई है आपसे। तो ये आपकी, तो ये यहाँ पे आके मिलती है, कहाँ पे, यहाँ पे आके मिल जाती है बनास नदी, किससे, चंबल से। चंबल की सहायक है बनास। ये दोनों आने के बाद यहाँ आके मिल जाती है। ठीक, देखिए राजस्थान से होते हुए फिर से ये मध्य प्रदेश में आ जाती है, ये है। ठीक है, मध्य प्रदेश में होकर फिर ये उत्तर प्रदेश की इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है। कहाँ पे, यमुना नदी से कहाँ पे मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा के पास मिलती है। ठीक है, ये यमुना नदी आ रही है। अब यमुना नदी के किनारे आपने आगरा पढ़ा होगा, दिल्ली, आगरा, ये सारे जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी, और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये दोनों ही नदियाँ कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, और दोनों का संगम, दोनों निकलती है एक ही रात से और पास पास के ग्लेशियर से ही निकलती है। लेकिन इनकी जो आप, इनका जो संगम है गंगा यमुना की, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इतना भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया है। एक और मैप देखेंगे हम। देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये रही आपकी अरावली। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको अरावली पर्वत श्रृंखला, ये लिखा है, ये आबू पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और ये देखिए इसकी शुरुआत, ये गुजरात, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको छोटा सा, ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है, ये है आपकी राजस्थान और गुजरात की सीमा। ठीक है, और यहाँ से ये गुजरात की कुछ हिस्सा ये पालनपुर का है। इसके बाद ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए दिल्ली की रेंज, मतलब छोटी छोटी रेंज में यहाँ तक, ये देखिए नई दिल्ली है, ये नई दिल्ली है। ठीक है, और यहीं से होते हुए ये यहाँ तक पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसकी नदियों के बारे में। तो देखिए लूनी नदी है, यहीं से निकल रही है लूनी नदी, यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से होते हुए, और ये आ गई है आपकी, ये लूनी नदी है, और ये कच्छ का रण है। देखिए लिखा हुआ है, ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है लूनी नदी। इसके बाद ये बनास नदी है, ये भी इसके दक्षिण से ही निकलती है। फिर इसके बाद ये देखिए एक और बनास नदी है इसकी,
वो उसको भी देखेंगे हम अभी। पहले इसका आप यहीं पे ये मेवाड़ के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके ठीक नीचे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना। फिर अब हम देखेंगे बनास नदी के बारे में। तो ये देखिए, ये बेरच है, यहाँ से शुरुआत होती है बेसिकली बनास की, ठीक है। बनास की यहाँ से शुरुआत होगी, तो बनास ये टोंक नदी है, ठीक है। ये बनास है ना, ये बनास है। और ये देखिए, ये मिल गई है ना। ये कहाँ जाके, ये किससे मिल जाती है, ये चंबल से जाकर मिल जाती है। और ये है आपका थार का मरुस्थल, ठीक है। ये आपके राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में है ना। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर है, आपने पढ़ा होगा। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये पश्चिमी राजस्थान के ये जो ज़िले हैं, देखिए बाड़मेर, ये जैसलमेर है, सॉरी ये बाड़मेर है ना। तो चलिए, आशा तो यही है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में कमेंट, जो भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।